हेलो एवरीबॉडी, O2IS एकेडमी के हिस्ट्री फैक्ट शीट में आपका फिर से स्वागत है, जहां पे हम नियोलिथिक साइट्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज एक और इम्पॉर्टेंट साइट की बात करने वाले हैं। सो लेट्स सी किस साइट की आज हम बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं साउथ इंडिया की, तमिलनाडु की परहैप्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स में से एक, डैट इज़ पय्यमपल्ली, जो कि आर्कॉट वाले रीजन में लोकेटेड है। अगर हम इस मैप के हिसाब से देखें तो इस एरिया में हमारी जो पय्यमपल्ली है वो लोकेटेड है। यू कैन सी बहुत जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हमने इनमें से काफ़ी कवर कर ली हुई हैं, चाहे मेहरगढ़ है, चाहे बुरजा होम है। लेकिन साउथ की अगर साइट की अगर हम बात करें तो पय्यमपल्ली नाम की जो साइट है वो तिरुपतुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि पहले वेलोर डिस्ट्रिक्ट में आता था, या फिर इसका ऑल्टरनेटिव नाम भी वेलोर हो सकता है। तो वेलोर वाले एरिया में, आर्कॉट भी इसको पहले बोलते थे, तो उस एरिया में लोकेटेड है, मद्रास से ज़्यादा दूर नहीं है। और ये अगर हम साइट की बात करें तो यहाँ पे नियोलिथिक और मेगालिथिक सीक्वेंसेस हमें मिलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो तमिलनाडु की जो साइट है वो है पय्यमपल्ली। तो इसकी आज हम चर्चा शुरू करते हैं। इससे पहले हमने जितनी भी साइट्स करी हैं, मेजॉरिटी साइट्स हमारी जो आती हैं वो कर्नाटका, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे लाई करती हैं। वो जो क्लस्टर बनता है, उस क्लस्टर की बहुत सारी साइट्स के ऊपर हमने बात की है। आज हम उस क्लस्टर से मूव ऑन करके तमिलनाडु के रीजन की तरफ आए हैं। दिस इज़ लोकेटेड इन तिरुपतुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और इसकी जो एक्सकवेशन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने करवाई थी। बहुत ही महान जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं, SR राव जी के चेयरमैनशिप के अंडर, उनकी हेडिंग के अंदर। 1960s में इसकी यू कैन से एक्सकवेशन शुरू होती है और उसके बाद भी ये कंटिन्यू रहती है। हिस्ट्री ऑप्शनल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये जो नेम्स हैं साइट से जुड़े हुए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसने यहाँ पे एक्सटेंसिव स्टडीज़ करी हैं, किसने सबसे ज़्यादा यहाँ पे डीप स्टडी करी है। तो SR राव जी का जो नाम है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले बात की थी नियोलिथिक प्रोमिनेंटली, अब नियोलिथिक हम इसको क्यों मानते हैं, क्योंकि जो लोगों ने यहाँ पे रहना शुरू किया वो नियोलिथिक एज में शुरू करा। हालांकि ज़्यादा चीज़ें हमें मिलती हैं मेगालिथिक सीक्वेंस की, क्योंकि मेगालिथिक एज या फिर मेगालिथ्स जो हैं, बड़े बड़े स्टोन बरियल्स, जो हम एक्सटेंडेड बरियल्स की भी बात कर चुके हैं, वो पेनिनसुला और साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा साइट्स पर हमें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें टूल्स की, नियोलिथिक में हमें पॉलिश्ड टूल्स मिलते हैं। पॉलिश टूल्स का सिंपली यही मतलब है कि जब हम दो पत्थरों को आपस में घिसा घिसा के स्मूथ कर देते हैं, सो दैट उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। बोन टूल्स और यहाँ पे स्टोन इम्प्लीमेंट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फाउंड किए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिले हैं। और सिंस नियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर का जो चलन था वो हो चुका था, इसलिए यहाँ पे सीरियल्स और पल्सेस, जिनको हम दाल बोलते हैं, इनके एविडेंस भी हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिले हैं। स्पेशली अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो हॉर्स ग्राम और ग्रीन ग्राम का एविडेंस यहाँ पे मिला है, वो भी चार्ड फॉर्म में, जले हुए ग्रेन्स के फॉर्म में। अब बोटानिकल स्टडीज़ की अगर हम बात करें, आर्कियोलॉजी की अगर हम बात करें, तो ग्रेन्स को फाउंड करने का या फिर ग्रेन्स के रिमेन्स के बारे में पढ़ने का बहुत ही यूनिक तरीका होता है, जो कि हम जले हुए ग्रेन्स के बारे में, जो कि जिनका इम्प्रेशन वगैरह किसी या तो कपड़े पे पड़ा हो, किसी पॉट पे पड़ा हो, या फिर किसी भी फॉर्म में जो ग्रेन है वो जला हुआ मिला हो, तो उसको फाउंड करने के या फिर उसके बारे में स्टडी करने के यूनिक चीज़ें होती हैं, जो हम बाद के लेक्चर में बात करेंगे। तो चार्ड फॉर्म में इनकी जो ग्रेन्स हैं वो मिले हैं। हॉर्स ग्राम होती है आपकी जो कुल्थी की दाल हम बोलते हैं, कुल्थी की दाल जो होती है वो हॉर्स ग्राम उसको बोलते हैं, और ग्रीन ग्राम इज़ योर मूंग। तो मूंग और कुल्थी के यहाँ पे एविडेंस मिले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अब कोन्स, पेसल्स एंड पाउंडर्स भी यहाँ पे मिले। अब कोन्स क्या होती हैं? कोन्स होते हैं वो पत्थर जिनके बीच में ग्रेन्स को या फिर डिफरेंट टाइप के जो सीरियल्स हैं, अनाज को रगड़ के आटा बनाया जाता है। जैसे हम आटा चक्की की बात करते हैं तो वो भी एक कोइन ही होता है, लेकिन पहले जो कोन्स होते थे वो स्टोन्स के हुआ करते थे। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये एक स्टोन कोन है, जहाँ पे इन दो पत्थरों के बीच में हम ग्रेन्स को रख के उनको रगड़ते हैं, और इसमें फ्लोर या फिर जिसको हम आटा बोलते हैं, आटा हम यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जब हमें ये चीज़ें मिलती हैं, कोन्स, पेसल्स और पाउंडर होते हैं, जैसे हम चटनी रगड़ते हैं या फिर इस तरह का कोई बाउल होता है और उसमें हम कुछ भी रगड़ने का काम करते हैं, उनको पेसल्स एंड पाउंडर्स कह देते हैं। डैट मीन्स कि यहाँ पे ग्रेन्स की अच्छी क्वांटिटी होती थी, एग्रीकल्चर अच्छा होता था, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लोर या फिर आटा भी बनाया जाता था। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर का एविडेंस हमें देता है। हालांकि नियोलिथिक एज में मेटल यहाँ पे नहीं मिला है, डैट मीन्स कॉपर का यहाँ पे जो चलन है वो भी बहुत लेट आया है।
अगर हम बैक में जाके आपको इसके टाइमिंग की बात करूं तो 7th सेंचुरी BCE से इसका जो सेटलमेंट है वो आना शुरू होता है और 4th सेंचुरी BC तक चलता है। सो यू कैन से 700 to 400 BC तक इसका जो सेटलमेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर आप बोलें कि बाकी जो नियोलिथिक साइट्स हैं वो पहले सेटल हो जाती हैं तो ये बात बिल्कुल सही है। जो साउथ इंडिया की नियोलिथिक साइट्स हैं वो रिलेटिवली कंपैरेटिवली बहुत बाद में सेटल हो रही हैं। उनके ऊपर जो वहाँ पे जो रहन सहन हो रहा है नियोलिथिक मैन को बहुत बाद में हो रहा है, इसलिए टाइमिंग्स का गैप आपको देखने मिल जाता है। अब हम बात करते हैं मेगालिथिक एज की। मेगालिथ्स क्या होते हैं? बड़े बड़े पत्थर जो कि ग्रेव्स के आसपास बनाए जाते हैं मार्क करने के लिए कि ये कोई इंपॉर्टेंट ग्रेव है। मेगालिथ्स की हम अलग से बात करेंगे कि मेगालिथ्स के क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं। विद पिक्चर्स में आपको चीज़ समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़े से रेफरेंस की ही हम बात करने वाले हैं। तो जब भी मेगालिथिक एज की बात करते हैं तो मेगालिथिक एज साउथ इंडिया में 500 BC के बाद ही हमें दिखती है, इसी के आसपास। थोड़ा आगे पीछे हम कर सकते हैं, हालांकि जो कि किलाड़ी एक्सकवेशंस हुई हैं उससे और भी काफ़ी चीज़ें पता लगी हैं, वो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। पर मोस्ट प्रॉबेबली जो हम बात करें तो 500 BC, डैट मीन्स आज से 2500 साल पहले लगभग अगर हम बात करें तो उसके बाद मेगालिथिक एज साउथ इंडिया में आती हुई दिखती है हमें। जबकि मेगालिथिक एज में आयरन का बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूजली इस्तेमाल किया जाता है, बहुत हमें वाइड स्प्रेड यूज़ मिलता है आयरन का। चाहे आप सिकल्स ले लें जो दराती टाइप होती है, नाइफ्स ले लें, चाकू हो गया, स्पीर हेड्स हो गए, भाले के ऊपर जो हम थोड़ा आयरन से टिप कर देते हैं। तो वेपन्स हमें बहुत भारी मात्रा में मिलते हैं इन मेगालिथिक साइट से। सो मेगालिथ्स में आयरन हम जबकि इंडिया के साउथ इंडिया की बात करें तो मेगालिथिक एज के साथ हम आयरन को काफ़ी ज़्यादा जोड़ के देखते हैं, एसोशिएट करके देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे मेगालिथिक एज की इस साइड पय्यमपल्ली साइड की कि यहाँ पे हमें गोल्ड का भी एक एविडेंस मिलता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ औजार मिले हैं जो कि शायद सुनियारों के पास या गोल्ड स्मिथ के पास होते हैं। और गोल्ड के एविडेंस से ये भी यहाँ से पता लग रहा है कि शायद गोल्ड स्मिथ का जो एक प्रोफेशन है, क्योंकि गोल्ड के एविडेंस भी यहाँ पे मिले हैं अलॉन्ग विद कि जिससे वो गोल्ड फैशन किया जाता है, शायद ज्वेलरी वगैरह जिससे बनाने का काम होता है, वो जो चीज़ें होती हैं, जो भी वो यू कैन से औजार होते हैं, जो भी होते हैं, ठीक है। सो डैट मीन्स एज अ प्रोफेशन ये भी साउथ इंडिया के उस टाइम की सोसाइटी में कहीं ना कहीं प्रेवलेंट था। और ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी यहाँ पे पाई गई है जो कि मेगालिथिक एज की अगर बात करें तो ये टिपिकल पॉटरी है जो लगभग हर मेगालिथिक साइट में आपको मिल जाएगी। ये भी हम इसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे। अब सिंस ये मेगालिथिक साइट है तो यहाँ पे बड़े बड़े आपको बरियल्स तो मिलेंगे ही, क्योंकि मेगा का मतलब ही क्या है कि बहुत बड़े बड़े पत्थर। अब मेगालिथिक साइट्स की पहचान क्या होती थी कि भाई ये कोई भी ग्रेव है उसके आसपास बहुत बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, ये मार्क करने के लिए कि भाई जो बरियल है, जो दफनाया हुआ है, वो यहीं पे दफनाया हुआ है। सो स्टोन सर्कल्स भी यहाँ पे मिले हैं जो कि हम मेगालिथिक्स को अलग से डिस्कस करेंगे, वहाँ पे भी मैं बात करूँगा। घरों की बात करें तो यहाँ पे सर्कुलर और लॉन्ग हाउसेज यहाँ पे होते थे, और जो इनकी रूफ्स भी होती थी, छत होती थी, वो थैश्ड होती थी, ठीक है, डैट मीन घास फूस की बनी होती थी। और इनके जो घर के पोल्स होते थे, ठीक है, वो बैम्बू से बने होते थे। होता क्या था कि चारों तरफ बैम्बू के पोल्स लगाए जाते थे, ऊपर घास फूस की छत लगा दी, और इसी तरीके से ये कच्चा पक्का जो घर था वो बना लेते थे। तो सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी इसके साथ साथ मिले हैं, शेल के हो गए, यू कैन से अगेट हो गया, जैस्पर हो गया। अब गोल्ड मिल गया है तो सेमी प्रीशियस स्टोन जब मिलते हैं उससे भी हमें हैरानी नहीं होती है। सो डैट मीन्स के फैशन सेंस कह लें या फिर ऑर्नामेंट्स का एक शौक़ कह लें, वो इस एरिया में आना शुरू हो गया था। इवन आज भी अगर हम तमिलनाडु या फिर साउथ इंडिया के एरियाज़ में देखें, काफ़ी ज़्यादा हमें दिखता है कि गोल्ड या फिर इन चीज़ों का जो एक फ़ैशन है, शौक़ है, नॉर्थ इंडिया से हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। इकोनॉमी की अगर हम बात करें, यहाँ पे एग्रीकल्चर पेस्टोरलिज्म डोमिनेट करता रहा। पेस्टोरलिज्म क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया में हमें ग्रासलैंड्स मिल जाते हैं, जबकि कई जगह पे एग्रीकल्चर लैंड जो प्रॉपर है वो नहीं मिलता है, क्योंकि प्लेट्यू एरिया बहुत यहाँ पे होता है। तो इसलिए पेस्टोरलिज्म जो है वो साउथ इंडिया में, स्पेशली पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले रीजन में हमें काफ़ी प्रोमिनेंट मिलता है। हंटिंग एंड फिशिंग के भी यहाँ पे अगर हम बात करें एविडेंस मिल जाते हैं, क्योंकि फ़िशिंग हुक्स अवेलेबल होती हैं, यहाँ से काफ़ी हथियार अवेलेबल होते हैं, जिससे पता लगता है कि शायद यहाँ के लोग हंटिंग और फिशिंग जैसी चीज़ें भी करते हों। और एक इंटरेस्टिंग बात है अगर हम सोसाइटी के ऊपर आएँ, वो ये है कि रॉक आर्ट भी यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं पाया गया है। रॉक आर्ट वही है जो कि हमें भीम भेटका जैसी साइट्स पे भी पाया गया है,
तो सिमिलर जैसे हमने कुरनूल की बात करेंगे और भी साइट्स की बात करेंगे, तो सिमिलरली यहाँ पे पत्थरों के ऊपर पेंटिंग जैसी चीज़ भी पाई गई है। और सिंस मेगालिथिक बरियल्स की अगर हम बात करें तो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एक ग्रेव के आसपास हमें इतने सारे पत्थर मिल रहे हैं, ग्रेव्स के अंदर भी हमें बहुत सारे ग्रेव गुड्स मिल रहे हैं, कभी पॉट दफनाया हुआ मिल रहा है, कभी कुछ दफनाया हुआ मिल रहा है। सो डैट मीन्स के इस एरिया के जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ लाइफ आफ्टर डेथ जैसी चीज़ में विश्वास कर रहे हैं। सो मे भी कुछ रिलीजियस बिलीफ, कुछ ऐसा कल्ट, कुछ ऐसी सोच जो कि ज़िंदगी मौत से परे है या फिर मौत के बाद जो होता है, तो ये ऐसी सोच जो है वो पनपनी शुरू हो गई थी। सो कुछ रिलीजियस बिलीफ यहाँ पे एग्जिस्ट करने शुरू हो गए थे, ये हम कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड जब रिलीजियस बिलीफ हैं तो लोग इकट्ठे होकर भाईचारा के साथ या फिर एक अपनी ट्राइब कह लो या फिर कम्युनिटी कह लो, वो कॉन्शियसनेस भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। तो ये था आज की पय्यमपल्ली साइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हिस्ट्री ऑप्शनल और जीएस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली साइट हम फिर से हाज़िर होंगे नियोलिथिक के ही ऊपर और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे। तब तक आई होप आप अच्छे से रिविज़न करेंगे और अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।